हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से जो आपका पहला चैप्टर है हिंदी कोर का भक्तिन, उसकी बहुत ही ज़्यादा इजी समरी करवाने वाला हूं। आप ये वीडियो देख लोगे, आपको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा चैप्टर आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा और आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ओपन करके आपको सर्च करना है @class12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने आज के चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है भक्तिन। भक्तिन कौन है, तो भक्तिन के बारे में समझते हैं। भक्तिन का परिचय और लेखक से संबंध, यानी कि जो लेखिका है यहाँ पे महादेवी वर्मा, ठीक है, उनके साथ उनका क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। तो भक्तिन एक छोटे कद दुबले शरीर की एक महिला है ना। तो भक्तिन कौन है, उसका कद यानी कि उसकी हाइट छोटी है, बहुत पतली सी है, जिसकी आंखों में समर्पण है और चेहरे पर दृढ़ता है, किसी से डरती नहीं है, ठीक है, और पूरा समर्पण के साथ काम करती है। जब वह एकदम डेडिकेटेड है। जब वह पहली बार लेखिका यानी कि इस चैप्टर को जिसने लिखा है महादेवी वर्मा के पास आई तो वह सिर्फ एक काम वाली के रूप में आई थी। यानी कि भक्तिन बेसिकली एक सेविका थी जो किसी के और के घर पे जैसे काम वगैरह करते हैं। तो वो जब इनके घर पे आई तो शुरू में तो वो काम वाली ही थी, लेकिन समय के साथ साथ उनका एक जैसे कहते हैं ना फैमिली वाला बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, लेखिका के बीच में और भक्तिन के बीच में। फिर क्या होता है, वह कहती है कि वह लेखिका के साथ बरसों से रह रही, ठीक है, जिससे कि वह खुद को 100 साल की और लेखिका को 150 साल की बता देती है। यह बताता है कि वह कितनी समर्पित और जुड़ी हुई है। वो कहती है भाई मेरे को तो ऐसा लगता है मानो मैं बरसों से लेखिका के साथ हूँ, महादेवी वर्मा के साथ हूँ, ऐसा लगता है मानो मैं 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इसके साथ हूँ, ठीक है। फिर है भक्तिन का नाम और पहचान। आखिर इसका नाम भक्तिन क्यों है, असली नाम क्या है। तो उसका असली नाम किसी को नहीं पता, सब उसको भक्तिन ही कहते थे। ओके, उसका रियल नेम कोई नहीं जानता था। लेकिन वह कोई अमीर घर की बेटी नहीं थी, ये सबको पता था। वो एक गरीब गाय चराने वाले परिवार से आती थी, यानी कि उसके पिता, उसका परिवार बहुत गरीब परिवार था, ये आप समझ लीजिए। जब वह नौकरी के लिए आई थी तब ईमानदारी से अपना अतीत उसने बताया, लेकिन लेखिका ने उसका असली नाम कभी नहीं पूछा, उसे बस भक्तिन कहने लगी। जब वो काम की तलाश में गई तो उसने जाकर महादेवी वर्मा को कभी नहीं बताया कि उसका रियल नेम क्या है, और ना महादेवी वर्मा ने कभी पूछा। वो भी उसको भक्तिन भक्तिन ही कहती थी। भक्तिन का अतीत अगर मैं आपको बताऊं कि उसने पास्ट में क्या क्या चीजें झेली हैं, तो बचपन में ही वह माँ और सौतेली माँ के बीच पली बड़ी। यानी कि सौतेली माँ, स्टेप मदर, विमाता जिसे आप कह सकते हो, जो कि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती थी उनके साथ। 5 साल की उम्र में उसे एक अमीर घर में बहू बनाकर विदा कर दिया गया। यानी कि उसकी शादी बहुत कम एज में हो गई थी, आप मान के चलो, ठीक है, छोटी सी थी वो। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ ने उसे जैसे तैसे पाला, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई छूट गया। यानी कि जो उसका, भाई ऑब्वियस सी बात है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, सौतेली माँ कितना पढ़ा लेगी। तो वो बहुत दुखों और अपमान से गुजरी है, पर कभी हार नहीं मानी उसने। यानी कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत चीज़ें उसने फेस करी हैं। फिर उसके बाद है शिक्षा और स्त्री जीवन की विडंबना। अगर मैं आपको बताऊं वो शिक्षित नहीं हो पाई, ये तो आपको पता है, ठीक है, कि वो उसको एजुकेशन नहीं मिली, पर उसमें इंटेलिजेंस, उसकी समझ, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी संवेदनशीलता, उसके अंदर की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। अविवाहित और शिक्षित महिलाओं को समाज में शक की नज़र से देखा जाता है। यह बात लेखिका ने बहुत गहराई से बताई है। यानी कि अगर कोई महिला अनमैरिड है और वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो पक्का उस पर कोई डाउट करेगा कि हाँ ये तो ऐसी वैसी होगी, ये समाज का नजरिया है। तो वह एक ऐसी स्त्री थी जो शादीशुदा होते हुए भी अकेली थी, क्योंकि पति ने कभी उसे अपनाया ही नहीं, उसके पति ने उसको वो प्यार दिया ही नहीं जो एक पत्नी को मिलता है, ठीक है। तो उसके जीवन में बहुत दुख रहे हैं। भक्तिन की विशेषताएं अगर मैं आपको बताऊं, वह बैग डिजाइन कर लेती है, लोक नृत्य जानती है, भावुक बहुत ज्यादा है, कल्पनाशील है, चुप रहने वाली महिला है, ज्यादा किसी से फालतू नहीं बोलती है, और ये सब उसके अंदर स्किल्स हैं। वह अपने दुख को कभी नहीं दिखाती, कितनी भी दुखी हो दिखाएगी नहीं, बल्कि सब कुछ मन में छुपा लेगी। बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है, बिकॉज ऑफ उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, अंदर से वो टूटी हुई है। सास ससुर का व्यवहार और वैवाहिक जीवन। तो पहले पहले जब उसकी शादी हुई तो सास ने उसे बहू की तरह अपनाने की कोशिश करी, लेकिन भक्तिन का मन कभी नहीं जुड़ पाया। यानी कि वो अपने सास के साथ उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई।
उसका पति भी उसको प्यार नहीं करता था, इसलिए वह बिना बच्चे वाली बेटी बनकर ही रह गई, यानी कि उसके बच्चे उस टाइम पर नहीं थे और बहुत ज्यादा परेशान थी। गृहस्थ जीवन में त्याग और सेवा। भक्तिन एक ऐसी पत्नी थी जो पूरी तरह समर्पित और कर्मनिष्ठ थी, यानी कि वो बहुत सेवा करती थी अपने ससुराल वालों की। वह पति के प्रति बहुत सच्ची थी और कभी भी उसने ऐसे कोई धोखा नहीं दिया और उनके लिए घर परिवार खेती बच्चों तक सब उसने संभाला। भक्तिन जो कर सकती थी अपने लेवल पे उसने करा। वह समाज के बुरे तत्वों से अपने परिवारों को बचा कर रखती थी कि कोई गलत व्यक्ति मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत ना बोल दे, मेरे बच्चों के बारे में कल को कोई गलत ना बोल दे। ठीक है। पति पत्नी का भावनात्मक दूरी होना, यानी कि उसका पति उसके प्रेम को समझ नहीं सकता था और वो प्यार नहीं करता था, और वह भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनली शी वॉज अलोन। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन नहीं था। पति उसे कभी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता था, भले ही वो कितनी भी डेडिकेटेड थी। तो उसने बलिदान को प्रेम मान लिया, जबकि वह सिर्फ समर्पण चाहती थी। यानी कि वो प्यार तो करती थी, वो भी चाहती थी ना कि उसको भी कोई इतना डेडिकेटेड होकर प्यार करे। झूठे रिश्ते और पंचायत का अन्याय। अब क्या हुआ, एक बार गांव में एक पुरुष ने छल पूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करी। ठीक है, उसकी बेटी के साथ में ऐसा बताया जाता था। तो हुआ क्या, पंचायत ने बिना सच्चाई को समझे उन दोनों को पति पत्नी मान लिया। बोला कि अब तो तुम्हारे बीच कुछ हुआ होगा, तो अब तुम पति पत्नी हो, पंचायत का यही फैसला है। तो ये घटना भक्तिन के जीवन में बहुत गहरा अपमान लेकर आई कि किसी के भी ऊपर ऐसा लांछन लगाना ये बहुत गलत है। फिर क्या हुआ, इसी वजह से वो शहर आ गई थी गांव छोड़कर, क्योंकि वो उसका बहुत ज्यादा उसका अपमान हुआ था। तो बेटी को जब अपमानित किया गया पंचायत में, तो भक्तिन के भी आत्मसम्मान के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपनी बेटी के बारे में गलत बातें सुनना कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो शहर आ गई और उसने नई शुरुआत के लिए काम की तलाश करी। अब वो चाहती थी कि शहर में रहूं और कोई नया काम वगैरह ढूंढूं यहाँ पे मैं रहकर। फिर है लेखिका के यहाँ सेविका बनना। अब वो सेविका या कह लो एज अ नौकर नौकरानी वो रहना चाहती थी। तो जब भक्तिन पहली बारी लेखिका यानी कि जो आपकी महादेवी वर्मा है, ठीक है, जो महादेवी वर्मा है उनके पास काम मांगने आई, तो उसके चेहरे पर विश्वास था और आत्मसम्मान था। बहुत उम्मीद से आई थी कि मेरे को कोई काम मिलेगा। तो वो सिर्फ काम नहीं, दिल से सेवा करती थी, यही उसकी खासियत है। वो ये समझ के नहीं आती थी कि पैसे लूंगी और चली जाऊंगी और मैं मतलब कुछ इतना डेडिकेटेड होकर नहीं करूंगी। वो अपना समझती थी जिस काम को करती थी। रसोई का साम्राज्य और देहाती व्यंजन। अब देखो भक्तिन ने रसोई को अपने नियमों से चलाया। जैसा वो गांव में खाना बनाती थी, जैसे रहती थी, वैसे उसने संभाला। कोयले की रेखा जैसे लक्ष्मण रेखा उसने बना दी। उसका खाना भी देहाती होता था, जैसे बाजरे के पुए, मकई का दलिया, महुए की लपसी, ये सारे देहाती खाने हैं जो वो अपने गांव में बनाया करती थी। अब वो वही शहर में भी बनाने लगी। शहर के रसगुल्ले जैसे मीठे उसे भाते नहीं थे, यानी कि उसको वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, उसको बस अपना गांव का व्यंजन अच्छा लगता था। तर्क और तर्कहीनता की महारानी। भक्तिन जो है ना बहुत ही अलग थिंकिंग रखती थी। वो हर बात में तर्क लेकर आती थी। ठीक है, उसके पास फैक्ट होते थे, उसके पास तर्क होते थे, बिना तर्क के बात नहीं करती थी। उदाहरण के लिए तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यानी कि इस तर्क से वह हर बृहस्पतिवार सिर मुंडवाती थी। यानी कि बहुत बड़ी डेडिकेटेड थी भाई वो अपने ये सब सिद्धांतों को लेकर। वो हर बृहस्पतिवार सिर भी मुंडवाती थी। सच्चाई और झूठ का अपना मापदंड। देखो भक्तिन कभी खुले पैसे उठा लेती थी, कहीं इधर उधर घर में पड़े रहते थे, लेकिन कहती थी घर का ही तो है, रख लिया। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, आप कहीं किसी के घर नौकर हो, आप चाहे कितने भी पैसे पड़े आपको टच नहीं करना चाहिए। बट वो कहती थी क्या हुआ, घर के ही तो हैं। वह कहती आपको गुस्सा ना आए इसलिए बात बदल देती हूँ, इसमें क्या झूठ है। कभी कभी ना वो बात बदल देती थी लेखिका, अगर कुछ उससे पूछती थी तो वो पूछा लेखिका ने भाई तो बात क्यों बदलती है, तो वो कहती है आपको गुस्सा ना आए ना, इस वजह से मैं कभी कभी बात को पलट देती हूँ। भक्तिन की अच्छाई और कमियां। तो देखो दोनों चीजें होती हैं। भक्तिन में कुछ दोष हैं, पर ईमानदारी भी है उसके अंदर, समर्पण भावना भी है, इमोशनल है, वो समझदार है। पर वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर जीवन को बहुत अच्छे से समझती है। जीवन के बारे में उसको बहुत अच्छा ज्ञान है। छोटी छोटी मदद की बड़ी भावना। तो भक्तिन जो है खुद को बोझ नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वह छोटी छोटी चीजें जैसे चित्र उठाना, चटाई झाड़ना, रंग धोना, ये सब वो मदद कर दिया करती थी। जैसे कभी चटाई झाड़नी है तो वो मदद कर देती थी उसमें उसकी। ठीक है, तो ये दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिमान है, इमोशनली बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। वो दूसरे की मदद ऐसे करती है कि कोई एहसान ना लगे। ठीक है, बहुत अच्छे से वो हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, केयरिंग है। लेखिका के लेखन में सच्चा साथी।
जब लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा देर रात लिखने में व्यस्त बिजी हो जाती थी तो भक्तिन एक कोने में बैठकर साथ में जागती रहती थी, ऐसे एकदम खड़ी रहती थी, जागती रहती थी। और वह लेखिका की हर जरूरत बिना कहे समझ जाती थी। मान लो किताब पकड़ानी है तो वो समझ जाएगी कि हाँ उनको किताब चाहिए, स्याही देनी है, कागज निकालना है, वो देखती रहती थी कि हाँ मेरी लेखिका को क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी मैं जाके दे दूं। ओके। रोज की दिनचर्या में साथी कैसे, वो मॉर्निंग में जल्दी उठती थी, जब लेखिका भ्रमण यानी कि वॉक करने के लिए जाती थी तो भक्तिन भी उसके साथ रहती थी, वॉक करती थी। घर के पालतू जानवरों के साथ भक्तिन का तालमेल भी अच्छा था, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हिरनी, ठीक है, जानवरों के साथ भी वो बहुत प्यार से रहती थी, यानी कि बहुत अच्छी महिला थी जो भक्तिन है। युद्ध के समय की चिंता, हुआ क्या, जब युद्ध का खतरा बढ़ा तो बेटी दामाद भक्तिन को अपने पास ले जाना चाहते थे। एक टाइम आया जब एक वॉर का टाइम आने वाला था तो भक्तिन की बेटी और उसके दामाद कहते हैं आप चलो हमारे साथ, वापस चलो। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता जो मेरा कनेक्शन है वो इन्हीं के साथ है, तो मैं इनको तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। गांव चलने का प्रस्ताव भी उनके आगे रखा गया। जब युद्ध और बमबारी का डर था, एक टाइम आया जब बहुत खतरनाक माहौल हो गया वहां पे, तब भक्तिन ने पहली बार लेखिका से गांव चलने की विनती करी। बोला कि लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी, आप मेरे साथ मेरे गांव चलो, आप वहां सेफ रहोगे। उसने खुद घर सजाने, किताबें जमाने, बिस्तर बिछाने तक की पूरी योजना बना ली कि आप चलो, मैं घर पूरा अच्छे से सजा दूंगी, आपकी किताबें भी रख दूंगी, बिस्तर भी बिछा दूंगी, बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप गाँव चल लो मेरे साथ में। पैसे की बचत और त्याग, फिर लेखिका ने बोला कि गांव चलने के लिए पैसे तो नहीं है, तो भक्तिन ने बताया कि देखो आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5 BC और 5 रुपए, मेरे मतलब 5 BC और 5 रुपए है मेरे पास, इतने कुछ पैसे हैं। तो उसके लिए वो पैसे बहुत मूल्यवान थे, थोड़ी बहुत सेविंग थी। उसने बोला क्या हो गया, आप चलो ना, उस पैसे को यूज कर लेंगे। तो वो लेखिका की सुरक्षा के लिए उन पैसों को भी खर्च करने को तैयार थी जो उसने सेव करे हुए थे। तो ये दर्शाता है कि उसका प्यार कितना है, उसके अंदर त्याग की भावना कितनी है, ठीक है, कि वो अपना पैसा भी ऐसे दे सकती है किसी को। संबंध सेवक और स्वामी के ऊपर, अब वो थे तो नौकर और स्वामी, लेकिन उनका रिश्ता इससे बहुत ऊपर था। लेखिका कहती है कि भक्तिन को नौकर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे फूल, उजाला, अंधेरा हमारे जीवन में आते हैं, वैसे ही भक्तिन भी लेखिका के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। फूलों को देखना एक हमारे जीवन का हिस्सा है, उजाला होता है, अंधेरा होता है, ये ऐसी चीजें हैं जो डेली होती हैं, साथ रहती है हमारे। सिमिलरली ऐसा ही है भक्तिन का और महादेवी वर्मा का रिश्ता। तो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व लेखिका के जीवन को गहराई देता है, यानी कि वो जितने फ्रीडम के साथ रहती है तो लेखिका को भी अच्छा लगता है उसके साथ रहकर। सहायता की भावना, ना कि दया की उम्मीद, तो भक्तिन दूसरों से मदद कभी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि ये कमजोरी स्वीकार करना है। किसी से भी हेल्प वो नहीं लेती, उल्टा हेल्प करती है, वो छोटी छोटी चीजें करके हेल्प कर देती है। जैसे जो महादेवी वर्मा है वो अपनी उत्तर पुस्तिकाएं बांधती थी, जो आंसर शीट्स वगैरह चेक करती थी तो वो उसको बंधवा दिया करती थी। अधूरा चित्र हटाना, कोई चित्र अधूरा हो जाता था तो उसको वहां से हटा देती थी। रंग की प्याली को धोना, जो वो कलर प्लेट होती है उसको धो देती थी। चटाई को झाड़ना, ये ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो वो कर देती थी, ठीक है, किसी से हेल्प मांगती नहीं थी। लेखिका की सफलता में गर्व और जुड़ाव, होता क्या है, जब लेखिका की कोई भी, जैसे महादेवी वर्मा राइटर हैं, तो उनकी कोई भी बुक पब्लिश होती थी तो भक्तिन के चेहरे पर एक खुशी होती थी कि यार मैं जिनकी सेविका हूं, आज उनकी बुक पब्लिश हो रही है। तो वो बार बार पुस्तक को देखती थी, मानो कि ये देख रही हो कि उसमें उसका भी कोई योगदान है या नहीं है। ओके, वो बहुत खुश होती थी अपनी महादेवी वर्मा की बुक देख के। लेखिका की देखभाल, बिना कहे सेवा, तो जब लेखिका चित्र बनाती थी तो इतना व्यस्त हो जाती थी कि उसको खाने तक भी उसको याद नहीं आती थी कि खाना भी खाना है। तो वो चुपचाप दही का शरबत या तुलसी की चाय उसको दे देती थी ताकि लेखिका को भूख ना लगे, बिना बताए उसकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। ये दिखाता है कि भक्तिन कितनी सेंसिटिव है, उसको पता चल जाता है कि उसको किस टाइम पे क्या चाहिए, ठीक है। भक्तिन जागती रहती है और लेखिका की हर हलचल पर ध्यान रखती है। होता क्या है कि लेखिका अगर रैक की ओर देखे तो वह पुस्तक उठा के दे देती है उसको, है ना, अगर मान लो कमरे में रैक पड़ा है वो बिना बोले उठा के दे देगी। अगर लेखिका कलम रख दे तो वो स्याही पकड़ा देगी, कागज हटे तो दूसरी फाइल लाकर दे देगी। तो इस तरीके से ये पता चलता है वो कितने अच्छे से अपना काम करती है। लेखिका की यात्रा की छाया है उसकी जीवन यात्रा, चाहे बद्री केदार की पहाड़ी चढ़ाई हो या गांव की पगडंडी, भक्तिन कभी भी आगे चलती है तो कभी भी पीछे भी चलती है, पर हमेशा साथ रहती है, छाया बनकर साथ चलती है, ठीक है, साया बनकर, छाया बनकर, साया बनकर, हमेशा कभी इसको अकेले नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी दुर्गम रास्ता हो। फिर वो गांव में रहने का प्रस्ताव, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि भाई आप चलो, मैं पूरी योजना बना लूंगी, ठीक है, आपके कपड़े वगैरह भी वहां रख दूंगी, दीवार में कीले लगा दूंगी, रैक लगा दूंगी, किताबें रख दूंगी, बिस्तर बिछा दूंगी, सारा सब कुछ प्रॉपर वहां पे मैं मैनेजमेंट कर दूंगी, आप चलो तो सही।
पर लेखिका ने बोला पैसे वगैरह नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो टालना चाह रही थी, पीछे मैंने आपको बताया था। तो फिर वो बोलती है मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, यानी कि वो अपनी पूंजी वगैरह भी खर्च करना चाहती थी, हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि उसको पैसे का कोई मोह नहीं था। भक्तिन को पैसे बचाने की आदत थी, यानी कि वो कंजूसी तो करती थी, लेकिन जब बात त्याग करने की आई, लेखिका के लिए अपने पैसे खर्च करने की, तो वो पीछे भी नहीं हटी। तो इससे लेखिका को महसूस हुआ कि वो कंजूस नहीं है, भक्तिन के अंदर त्याग की भावना भी है, प्यार की भावना भी है, उसके लिए सच्ची पूंजी उसका प्यार और उसका त्याग है। सेवक स्वामी नहीं, आत्मीय रिश्ता। इसके अलावा महादेवी वर्मा बताती है कि भक्तिन को मैं नौकर नहीं कहूंगी, वो गलत है। उसका रिश्ता वैसे ही है जैसे आंगन में फलने फूलने वाले फूल होते हैं, हर दिन आने वाला उजाला होता है, अंधेरा होता है। वो कोई सेवक नहीं है, ठीक है। मेरी जीवन में होना ही बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे साथ है। अपमान की भावना, ना कि किसी के साथ छूटने का दुख। होता क्या है, जब लेखिका कहीं जाने की बात करती है तो भक्तिन को दुख इस बात से नहीं होता कि वह साथ नहीं जा सकेगी, बल्कि वो इस कल्पना से अपमानित होती है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। यानी कि उसको लगता है कोई और ना उनकी लाइफ में आ जाए, महादेवी वर्मा की, क्योंकि वो उनका साया बनकर रहना चाहती है। कभी भी वो बाहर जाती है तो वो सैड हो जाती है। तो उसके लिए मालिक का बंद हो जाना, कैद होना या रोका जाना बहुत ज्यादा अन्याय नहीं है जितना कि सेवक का अकेले छूट जाना। वो कहती है मैं एक सेवक की तरह उनके साथ रहती हूँ, अगर मेरी मालकिन कहीं चली जाएगी, उसको कोई कैद कर लेगा, कुछ भी हो जाएगा तो ये बहुत बुरा होगा। तो इससे पता चलता है कि भक्तिन अपने रिश्ते को मालिक नौकर जैसा नहीं मानती, वो साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी समझती है। वो समझती है कि मुझे अपने मालकिन के साथ हमेशा साथ रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अन्याय के खिलाफ लड़ने की दृढ़ता। भक्तिन को यह बात अत्यंत अन्यायपूर्ण लगती है कि मालिक चला जाए और नौकर को छोड़ दिया जाए। वो कहती है ये गलत बात है, मालिक को कभी नहीं जाना चाहिए। कहती है कि जरूरत पड़ी तो बड़े लाट तक लड़ाई करेगी, यानी कि कोई सीन हो जाता है इनका तो वो कहती है मैं गवर्नर जनरल तक से लड़ लूंगी अगर आपको किसी ने कुछ बोला। यानी कि देख रहे हो उसके पास कोई पावर नहीं है, पर फिर भी वो कह रही है। तो यह एक सामान्य ग्रामीण महिला की असाधारण हिम्मत है कि उसके अंदर की हिम्मत तो देखो, वो बड़े से बड़े ऑफिसर से लड़ सकती है। किसी की माई की नहीं लड़ी तो ना सही, पर भक्तिन बिना लड़े नहीं रहेगी। यह लाइन उसके जिद और प्यार और दृढ़ संकल्प को दिखाती है कि भाई मैं लड़ने को तैयार हूं तुम्हारे लिए, अगर कोई तुम्हारे ऊपर बात आएगी तो। मृत्यु की कल्पना और भावुक सोच। फिर लेखिका आगे सोचती है कि जब अंतिम समय आएगा तब कोई तैयारी का समय नहीं होगा, ना कपड़े धोने का, ना सामान बांधने का, और ना ही कोई रोक सकेगा, ना भक्तिन ना लेखिका। वो अब थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि जब मेरे जाने का टाइम आएगा, जब मेरी मृत्यु होगी, तब ये भक्तिन कहाँ जाएगी, तब तो मेरे पास कोई नहीं होगा, तब तो मेरी मदद करने के लिए भी कोई नहीं होगा। और उस चिर विदा के क्षणों में, अंतिम क्षणों में, वो लेखिका बहुत इमोशनल हो जाती है कि यह वृद्धा देहातिन उस समय क्या करेगी, यानी कि ये भक्तिन उस टाइम क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। तो ये दिखाता है कि इनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि मृत्यु तक की कल्पना उन्हें अलग करने का दुख दे रही है कि अगर जो मृत्यु हो गई मेरी तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। कहानी अधूरी लेकिन मुकम्मल भाव। यानी कि लेखिका कहती है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, शायद उसका अंत नहीं हुआ, लेखिका वह इसे खोकर पूरी नहीं करना चाहती। यानी कि वो नहीं चाहती कि भक्तिन कभी भी उससे दूर जाए, और भक्तिन की ये जो अधूरी कहानी है उसको वो पूरा करना चाहती है अपने साथ उसे रखकर। यानी वो नहीं चाहती कि कहानी का अंत हो, ठीक है, जब भक्तिन उनके जीवन से अलग हो जाए। यानी कि वो चाहती है कि कहानी का अंत तभी हो जब भक्तिन उसके जीवन से अलग हो जाए एक बारी। और ये आखिरी पंक्ति तो बहुत इमोशनल है, क्योंकि लेखिका मानती है कि भक्तिन का साथ ही उनकी कहानी को पूरा बनाता है। अगर जब तक भक्तिन साथ है तभी उसके जीवन में सार्थकता है, उसका जीवन सार्थक है। अगर भक्तिन चली गई तो उसके जीवन की कहानी भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ चैप्टर खत्म। इसमें आपने बेसिकली यही लिखना था कि क्या क्या उनका बॉन्ड था, एक सेविका का और एक मालकिन का। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।